आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। तारीख थी 17 सितंबर 2025 की रात, जब घड़ी में करीब 11 बजे थे। मुरादाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला, जो खुद को गुरठा गांव का योगेश बता रहा था, पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि शोभाराम और उसके 2 बेटे गौरव और कपिल ने उस पर जानलेवा हमला किया है और वो किसी तरह जान बचाकर मोढ़ा तैया गांव के कब्रिस्तान के घने अंधेरे में छिपा हुआ है। वो बुरी तरह घायल था और उसे तुरंत पुलिस की मदद चाहिए थी। पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत बताए गए पते पर अपनी गाड़ी भेजी। ये कब्रिस्तान मोढ़ा तैया गांव के पास अगवानपुर पाक बड़ा बाईपास के किनारे था। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची तो सन्नाटे और अंधेरे के अलावा वहां कुछ नहीं था। जिस नंबर से कॉल आई थी उस पर दोबारा कॉल करने पर घंटी तो बजी, पर कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त पुलिस को लगा कि शायद ये कोई शरारत थी या किसी ने मजाक किया था और उन्होंने इस मामले को थोड़ा हल्के में ले लिया। लेकिन अगले ही कुछ घंटों में ये साफ होने वाला था कि ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक खौफनाक साजिश का पहला हिस्सा था। 18 सितंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे पाक बड़ा पुलिस को फिर से एक कॉल आती है। इस बार कॉलर ने बताया कि मोढ़ा तैया कब्रिस्तान के पास खून से लथपथ एक लाश पड़ी है। खबर मिलते ही एसएचओ योगेश कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। एसएचओ ने लाश की जांच की। मृतक का चेहरा किसी भारी चीज से बुरी तरह कुचला गया था। आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को शक हुआ कि ये हत्या कहीं और करके लाश यहां फेंकी गई है। पुलिस को लाश के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला। इस गंभीर वारदात की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दी गई और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ राजेश कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के बाद शव का पंचनामा भरकर उसे मोर्चरी भेज दिया गया। कुछ ही देर में जब हत्या की ये खौफनाक खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लाश की पहचान हो गई। पता चला कि मृतक पास के ही गुरेठा गांव का 20 साल का योगेश कुमार था। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें साफ था कि पहले योगेश का गला घोंटा गया और फिर किसी भारी चीज से उसका सिर कुचल दिया गया था। योगेश के भाई उमेश ने सीधे सीधे गांव के शोभाराम और उसके 2 बेटे गौरव और कपिल पर हत्या का आरोप लगाते हुए पाकबड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने तुरंत तीनों नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया। यहाँ एसएसपी सतपाल अंतिल भी थाने पहुंचे, लेकिन पूछताछ में तीनों आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया। वे बार बार कहते रहे कि वे उस रात घर पर थे और उन्हें फंसाया जा रहा है। तभी आरोपी शोभाराम का बड़ा बेटा गौरव अचानक बोला कि घटना वाली रात उसके मोबाइल पर एक मिस कॉल आई थी और वो चाहता है कि पुलिस उसकी जांच करे। गौरव की ये बात सुनते ही एसपी सतपाल अंतिल सतर्क हो गए। जब उस कॉल की जांच कराई गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो नंबर मृतक योगेश का ही था, यानी हत्यारों ने कॉल योगेश के फोन से ही की थी। मामला अब और भी उलझ गया था। एसएसपी ने तुरंत थाने में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और टीम को साफ निर्देश दिए कि इस अति संवेदनशील केस का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। कप्तान साहब का आदेश मिलते ही टीम तुरंत हरकत में आ गई। जांच में थाने के मुखबिरों को लगाया गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें सामने आया कि घटना से पहले 3 लोग एक बाइक पर उसी रास्ते से गुजरे थे। बाइक के नंबर से जब मालिक का पता चला तो उसने बताया कि बाइक उसने हाल ही में मनोज नाम के एक व्यक्ति को बेची थी, जो पाक बड़ा में किराए पर रहता था। पुलिस जब मनोज के कमरे पर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। वो फरार हो चुका था। एसपी सिटी और सीओ ने मनोज के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि मनोज की गुरठा गांव में पहले नाई की दुकान थी, लेकिन झगड़ों के कारण उसने दुकान बंद कर दी थी। वो अब मकानों की रंगाई पुताई की ठेकेदारी का काम करने लगा था और मृतक योगेश भी उसके ठेकों में मजदूरी करता था। अब पुलिस को मामला साफ लगने लगा था और मनोज मुख्य संदिग्ध बन गया था। 21 सितंबर रविवार की शाम पुलिस हुड्डा तराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान 2 लोग एक बाइक पर आते दिखे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। बाइक फिसल कर गिर गई और एक हमलावर ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसी हमलावर की टांग में लगी और दोनों पकड़े गए। पूछताछ में एक ने अपना नाम मनोज और दूसरे ने मंजीत बताया।
पुलिस को जिसकी तलाश थी वही मनोज योगेश हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला। मनोज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मंजीत को थाने लाया गया। जब एसएसपी सतपाल अंतिल ने दोनों से पूछताछ की तो मनोज ने ऐसा सच बताया जिसने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। मनोज ने कबूल किया कि उसने ये पूरी साजिश अपनी प्रेमिका स्वाति को पाने के लिए रची थी। 22 सितंबर 2025 को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। तब सामने आया कि योगेश की हत्या के पीछे प्रेम, धोखा और एक शातिर दिमाग की साजिश छिपी थी। मनोज, जो असल में बदायूं जिले का रहने वाला था और जिसका आपराधिक इतिहास लंबा था, गुरैठा गांव में सैलून चलाता था। उसी गांव में शोभाराम का जनरल स्टोर था और उनकी बेटी स्वाति अक्सर दुकान पर हाथ बंटाती थी। मनोज स्वाति से नजदीकियां बढ़ाने लगा और जल्द ही दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। स्वाति मनोज के प्यार में इतनी डूब गई कि वो रात में घरवालों को नींद की गोलियां खिला देती और मनोज को घर बुला लेती थी। लेकिन जल्द ही ये इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपा। जब घरवालों को उनके रिश्ते की भनक लगी तो स्वाति के भाई गौरव ने उसे पीटा और मनोज को गांव छोड़ने की धमकी दी। धमकी के बाद मनोज ने सैलून बंद कर दिया और रंगाई पुताई के ठेके लेने लगा। योगेश उसके साथ काम करता था। घरवालों की सख्ती के कारण स्वाति और मनोज का संपर्क अब केवल मोबाइल फोन तक सीमित था। मिलने की सारी कोशिशें नाकाम होने पर जुनून में अंधी हो चुकी स्वाति ने एक खतरनाक सुझाव दिया। उसने मनोज से कहा कि क्यों न वह उसके पापा और भाइयों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मनोज ने ये बात तो टाल दी, लेकिन उसने एक शातिर योजना बनाई। उसने स्वाति से कहा कि वे गांव के किसी व्यक्ति की हत्या करेंगे और उसका इल्जाम सीधे शोभाराम, गौरव और कपिल पर लगा देंगे। जब ये तीनों जेल चले जाएंगे तो उनके प्यार के बीच कोई रुकावट नहीं रहेगी। इस योजना में मनोज ने अपने ममेरे भाई मंजीत को भी शामिल कर लिया। मनोज ने अपने साथ काम करने वाले सीधे सादे योगेश कुमार को अपनी साजिश का मोहरा बनाया। योगेश आमतौर पर शराब पीकर गंगन नदी वाले रास्ते से गांव लौटता था। 17 सितंबर की शाम को मनोज और मंजीत ने योगेश को बहला फुसलाकर रोका। बहाने से उसे जश्न मनाने के लिए तैयार किया। तीनों दिल्ली हाईवे की ओर निकल पड़े। एक पेट्रोल पंप के पास योगेश की साइकिल खड़ी करवाई गई। पास के ठेके से शराब लेकर उन्होंने पीनी शुरू की। थोड़ी देर बाद एक हर्बल पार्क के पास पहुंचकर मनोज ने योगेश को नमकीन लाने के बहाने भेजा। मंजीत ने शराब के पैक बनाए और मनोज ने उनमें से एक गिलास में अपनी जेब से निकाली नींद की साथ गोलियां मिला दी। योगेश ने बिना कुछ सोचे वो शराब पी ली। दूसरा पैक पीते ही गोलियों का असर शुरू हुआ और योगेश पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद मनोज और मंजीत उसे बाइक पर बिठाकर मोढ़ा तैया गांव के पास कब्रिस्तान के करीब पहुंचे। वहां पहुंचकर मनोज ने योगेश को जमीन पर गिराकर उसके हाथ कसकर दबा लिए और मंजीत को सिर कुचलने का इशारा किया। मंजीत ने पास पड़ी ईंट उठाकर वार किया। योगेश दर्द से चीख उठा, लेकिन मनोज ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी वही मौत हो गई। हत्या के बाद मनोज ने अपने फोन से स्वाति को कॉल किया और उसके भाई गौरव का नंबर लिया। फिर उसी योगेश के मोबाइल से गौरव को कॉल की। जब गौरव ने जवाब नहीं दिया तो मनोज ने योगेश के फोन से ही पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके झूठी सूचना दी कि शोभाराम और उसके बेटे उसे मारकर घायल कर रहे हैं और वो कब्रिस्तान में छिपा है। ये वही कॉल थी जिसने शुरू में पुलिस को गुमराह किया था। घटना के बाद मनोज और मंजीत फरार होकर मंजीत के कमरे पर चले गए। अगली सुबह मनोज अपने गांव खेड़ादास लौट गया। इधर पुलिस ने जब योगेश के मोबाइल से की गई कॉल की रिकॉर्डिंग मंगाई और योगेश के घरवालों को सुनाई तो उन्होंने साफ कहा कि वो आवाज योगेश की नहीं है। इस निर्णायक सबूत और जांच में मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मनोज की प्रेमिका स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में स्वाति ने सब कुछ कबूल कर लिया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले मनोज, मंजीत और स्वाति तीनों को 22 सितंबर 2025 को अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।